आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इसमें हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन सी आई हैं, नतीजे कौन से आए हैं, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। बाजार पर इस वक्त नजर डालें तो 2 दिनों की गिरावट के बाद आज हमने देखा कि अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। और जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज देखने को मिला वो फार्मा, सरकारी, बैंक और आईटी में सबसे ज्यादा एक्शन था। इसके अलावा सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। और निफ्टी पर अगर नजर डालेंगे इस वक्त की क्लोजिंग में तो निफ्टी करीब 160 अंकों पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। सन फार्मा था आज का टॉप गेनर 3% ऊपर। वहीं भारतीय एयरटेल हल्की कमजोरी के साथ करीब 7% कमजोरी के साथ बंद हुआ। और किस तरह का एक्शन था आज दिन भर मार्केट में ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका बताइए। बिल्कुल, देखिए आज मार्केट में क्लियरली आपने जिस तरह का बाउंस बैक देखा एक्सपायरी से एक दिन पहले 16,600 के ऊपर आप बंद हुए हैं। 150 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर आज निफ्टी ने किया है। बहुत ही मामूली सी प्रेशर के साथ आज बाजार खुला था, लेकिन रिकवरी मोड पे दिन भर रहा और लास्ट 1 आवर 1.5 आवर में तो अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई दी। रिजल्ट ड्रिवन एक्शन बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में देखने को मिला, यानी जहाँ जहाँ भी रिजल्ट अच्छे थे वहाँ स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। L&T वन सच एग्जाम्पल। अगर हम निफ्टी गेनर्स की यहाँ बात करें तो L&T सुबह से ही मोमेंटम कायम था। उसके अलावा एशियन पॉइंट्स वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पर आपको देखिए रिवॉर्ड किया बाजार ने। लास्ट आवर में आपने देखा कि फार्मा स्पेस में लास्ट 2 आवर्स में इनफैक्ट फार्मा स्पेस में अच्छी बाइंग देखने को मिली। डिविस, सन फार्मा, लॉरस लैब के नंबर्स वहां आए थे, तो एक रब ऑफ इफेक्ट आपको पूरे सेक्टोरली भी दिख रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर जरूर है। इसके अदर हैंड पे लूजर्स आज कहां से निकल कर आए? बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, यूपीएल, ये सारे लूजिंग स्टॉक्स थे। एफएनओ में भी अगर आप बात करें तो कोरोमंडल के या तो नंबर्स जिनकी अच्छी एंटिसिपेशन है, जैसे कल हमने बजाज फाइनेंस देखा था, वहां अच्छी एंटिसिपेशन थी, नंबर्स आ जाए। इसी तरह से मारुति के आज नंबर्स आए। मारुति के नंबर्स में एक बड़ा की ट्रिगर ये रहा, एक बार के देखने के लिए आपको लगा कि शायद स्टॉक प्रेशर में आएगा क्योंकि मुनाफा यहाँ घटा है, लेकिन रीजन ये था कि उनके पास अनमेट डिमांड पड़ी हुई थी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के लिए, तो जिसके चलते बाजार को ये एक व्यू समझ आया कि एटलीस्ट यहाँ से कोई वीकनेस या फिर वरी की बात नहीं है। और हमने इनफैक्ट 1.5% की बढ़त के साथ ही मारुति सुजुकी के स्टॉक को बंद होते हुए दिखाई दिया। कोरोमंडल के भी रिजल्ट्स आने हैं। कोरोमंडल हो, जीएनएफसी हो, ये टॉप एफएनओ गेनर्स थे लास्ट आवर में आप देखें तो। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक काउंटर से डॉक्टर लाल पैथलैब, अपोलो हॉस्पिटल, इन काउंटर्स में भी अच्छी देखने को तेजी मिली। और साथ ही मिड कैप आईटी काउंटर्स लाइक कोफोर्ज हुआ, माइक्रोटेक की गाइडेंस आई, उसका चलते एक आपने इंपैक्ट जो देखा मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, माइंडट्री, टाटा एलेक्सी से काउंटर्स में क्लियरली देखने को मिला। और कहीं ना कहीं आपको तेजी थोड़ी बहुत ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में भी देखने को मिली। पूरे ऑटो पैक पे एक इनफैक्ट नंबर्स का, मारुति के नंबर्स का भी इंपैक्ट आया। तो रिजल्ट ड्रिवन बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली। 2 बड़े इवेंट्स क्योंकि एक्सपायरी और एफएमसी मीट, उसके पहले एक एंटिसिपेशन थी कि शायद बाजार रेंज बाउंड होगा, लेकिन आज जिस तरह की तेजी दिखाई श्योरली लग रहा है कि एक्सपायरी ऊपर की होगी। बिल्कुल, तो नतीजे काफी अच्छे थे, उसका एक सपोर्ट दिखाई दिया। और 2 बड़े इवेंट के पहले आज अच्छी क्लोजिंग हुई और कल के दिन भी एक्सपायरी अच्छे लेवल्स पर देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कल के इंपॉर्टेंट इवेंट पर नजर रहेगी और उसके बाद आगे की डायरेक्शन यहाँ पर भारतीय बाजार, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी आज के आगे के लिए डायरेक्शन आज का इवेंट तय होता हुआ दिखाई देगा। तो देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है फेड की बैठक में। लेकिन उसके पहले चलिए एक एक करके नतीजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे थे कि नतीजों के चलते आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन आज कौन से नतीजे आने वाले इस पर बात कर लेते हैं। मारुति ने जून तिमाही के अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए। कमजोर नतीजों के बाद शेयर में 1.5% की तेजी देखने को मिली है। नतीजों पर ज्यादा जानकारी के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए मारुति के नंबर्स कैसे रहे? मारुति सुजुकी के नंबर्स अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे तो वीक है, और अगर आप एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने भी कंपेयर करेंगे तो थोड़ा वीक सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट किया है मारुति ने। अगर आप एबिटा फ्रंट में देखते हैं तो करीब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 21% का फॉल देखने को मिला है, और एनालिस्ट एस्टिमेट्स अगर आप करेंगे तो करीब 300 करोड़ का मिस देखने को मिला है एबिटा फ्रंट में। मार्जिन भी कम हुए हैं, करीब 7.2% पे आए हैं, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे करीब 45% का फॉल देखने को मिला है। अब कंपनी का अगर हम एबिटा फ्रंट पे पहले देखते हैं तो कंपनी ने कहा है कि कुछ
पॉजिटिव फैक्टर्स थे और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स थे। पॉजिटिव साइड में फॉरेन एक्सचेंज करेंसी फेवरेबल था कंपनी के लिए और प्राइस हाइक भी लिया था कंपनी ने, तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर्स थे। बट नेगेटिव जिनकी वजह से मार्जिन में हमें ये डिक्लाइन देखने को मिला था वो कारण थे। पहले तो कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके थे, उसी के साथ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कंपनी का कम था और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण हमें ये मार्जिन में क्यू ऑन क्यू बेसिस में ड्रॉप देखने को मिला है। उसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा है कि शॉर्टेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की शॉर्टेज होने के कारण वो करीब 51,000 व्हीकल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिनके ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि करीब 2.8 लाख व्हीकल्स ऑर्डर बैकलॉग पे चल रहे हैं कंपनी के लिए एंड ऑफ द क्वार्टर पे, बट कंपनी इस पे काम कर रही है सो दैट वो इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सके। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉल काफ़ी ज़्यादा था, करीब 45% था, क्योंकि अदर इनकम में एक शार्प फॉल देखने को मिला था क्योंकि कंपनी ने M2M मार्क टू मार्केट लॉसेस बुक किए थे फर्स्ट क्वार्टर में। करीब 81 करोड़ का अदर इनकम कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में जनरेट किया एज कम्पेयर टू 440 करोड़ जो हमें पिछले क्वार्टर में दिखाते थे। एक शार्प फॉल देखने को मिला है अदर इनकम में, जिसके कारण 45% ड्रॉप हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने मिला है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में। बिल्कुल, तो ये तो थे मारुति के नतीजे अनुमान से कमजोर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा टाटा मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं और एक बार यहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं कि टाटा मोटर्स के नतीजों से क्या अनुमान है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए, टाटा मोटर्स के नंबर्स भी क्या कमजोर रह सकते हैं? फोकस में रहने वाले टाटा मोटर्स, लेकिन इस तिमाही में भी जो है लॉस एक्सपेक्टेड है। हालांकि लॉस थोड़े नैरो हो जाएंगे, ये इतना एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 6.5% का उछाल का अनुमान है, लेकिन मार्जिन्स में भी है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस में ज़रूर देखी जाएगी। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सिक्वेंशियली JLR के वॉल्यूम्स और इंडिया के कमर्शियल व्हीकल्स में जो है अब 6 से लेकर 15% तक सिक्वेंशियली वॉल्यूम्स जो है गिरावट का एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि इंडिया के जो पैसेंजर व्हीकल्स है यहाँ पे 5% का सिक्वेंशियली ग्रोथ और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट डबल कि जो है एक्सपेक्टेशंस रहेगी। अब याद रखिए लो बेस रहा गया था। फैक्टर्स एट प्ले में जो सबसे पहला बात रहेगा कि भारत के जो बिजनेस है वो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रही है। PV ले लीजिए या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ले लीजिए। हालांकि JLR की वीक परफॉर्मेंस में जो है दिखेगी ओवरऑल कंसोलिडेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और JLR के जो सिक्वेंशियल डिक्लाइन होगी वो ग्रॉस मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट होगी क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जो है चाइना से आती है, सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट उनके लिए है और एक नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगा। इंडिया के अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो वो भी सिक्वेंशियली डिक्लाइन करेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। JLR का एबिटा मार्जिन जो है डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियली और 11.5% का रेट जो है एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आगे देखते हुए वो होगी कि प्रोडक्शन आउटलुक कैसा है, चिप शॉर्टेज इशू पे कैसे कंपनी का बयान आ रहा है और उसके अलावा नेट डेट सिचुएशन और क्या नए प्रोडक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं और उनके क्या टाइमलाइंस हो सकते हैं स्पेशली EV सेगमेंट में। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इसको जो एट प्ले रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये थे टाटा मोटर्स के नतीजों का अनुमान और नतीजों से पहले आज हमने देखा कि करीब 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी एक और साल घाटा, एक और तिमाही घाटा देखने को मिल सकता है। ये अनुमान है नतीजों से और मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी नजर आएगी। इसके अलावा एक और खबर पर आज फोकस करते हैं और जून तिमाही में जिस तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। एक के बाद एक जो नंबर देखे जा सकते हैं और इस वक्त 52 हफ्ते के हाई से इनमें करीब 40 से 45% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। तो इसका कारण क्या है? क्यों एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के नतीजे कमजोर आ रहे हैं? क्या कुछ ट्रिगर्स है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है इन तमाम स्टॉक्स में? ये भी समझ लेते हैं और शरद दुबे हमारे साथ बने हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शरद बताइए, ये AMC's कंपनियों की परफॉर्मेंस में कमजोरी क्यों दिख रही है? AMC स्टॉक्स में जो है दबाव ऑलरेडी देखने मिला है और 52 वीक हाई से AMC स्टॉक्स के रिटर्न देखे तो 40 से लेकर 45% तक का डाउनफॉल ऑलरेडी देखा गया है और पहले तिमाही के नतीजे में जब 3 लिस्टेड AMC स्टॉक्स के नंबर्स आए हैं और वीक नंबर्स देखने मिले। ओवरऑल अगर रीजंस बताएं तो इंडस्ट्री में जो है एक सबड्यूड ग्रोथ देखने मिला है। AUM का लगभग 2% सिक्वेंशली ड्रॉप आया है। ओवरऑल मार्केट शेयर भी लॉस हुआ है बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेस को लेकर और स्पेशली इक्विटी सेगमेंट को लेकर, क्योंकि और ज़्यादा नए म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ रहे हैं और आगे जाते हुए दबाव और बढ़ सकता है, एनालिस्ट कह रहे हैं। M2M लॉसेस भी बढ़ी थी इक्विटी सेगमेंट में, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का M2M लॉसेस देखा गया और नेट आउटफ्लो जो डेट के
स्कीम्स में देखा गया वो भी लगभग 1 लाख करोड़ का था। अब याद रखिए पहले तिमाही पे एनएफओस की बैन लगी थी सेबी के कारण, तो उसके कारण फ्लोज कम आए थे। अगर ओवरऑल पिक्चर करें तो एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, इन तीनों स्टॉक्स में प्रॉफिट की डिग्रोथ देखने मिली है। और ओवरऑल मार्केट शेयर देखें तो एचडीएफसी एएमसी और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में जो है एक डिग्रोथ देखने मिला है। याद रखिएगा निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के नतीजे जो है 28 जुलाई को आने वाले हैं। और अगर वैल्यूएशंस के आखिर में बात करें तो एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन इंडिया लाइफ एएमसी, यही दो म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक्स है एएमसी स्टॉक्स, जो 20 के ऊपर वैल्यूएशंस पे अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि सिग्निफिकेंट करेक्शन देखी गई है। बिल्कुल, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया के नतीजे आज आने वाले हैं तो उस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा एबीएसएल एएमसी, सभी स्टॉक देखिए अपने 52 हफ्ते के शिखर से करीब 40 से 45% टूट चुके हैं। और जो ट्रिगर्स थे इसके गिरावट की वजह जो है वो भी आपको शरद बता रहे थे। 3 महीने के लिए एनएफओ पर बैन भी लग गया था, इसका भी एक इम्पैक्ट इन तमाम कंपनियों पर देखने को मिला है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज फोकस में थी कैबिनेट की बैठक भी, एक एक करके वहां से अपडेट भी आना शुरू हो चुके हैं। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन बिल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही है। अभी तक क्या कुछ अपडेट वहां से निकल कर आया, क्या एजेंडे में है आज इंपॉर्टेंट, ये सब समझ लेते हैं। और पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, दोपहर 1 बजे आज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज कैबिनेट के सामने कई अहम एजेंडे हैं जिस पर विचार किया जा सकता है और कैबिनेट उसको मंजूरी दे सकती है। जो सबसे अहम एजेंडा है वो है पावर सेक्टर में बड़े सुधार से संबंधित, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अगर आप बात कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को जो है आज मंजूरी मिल सकती है और सरकार की कोशिश ये है कि संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को पेश किया जाए। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म का रास्ता खुलेगा। एक ही एरिया में कंज्यूमर को एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का फ़ायदा मिल सकता है। सर्विस क्वालिटी के आधार पर कंज्यूमर उसका चुनाव कर सकते हैं। हालांकि सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि राज्यों के विरोध की वजह से इस सेक्टर का कंप्लीट डिलाइसेंसिंग नहीं होगा। हालांकि कंज्यूमर को एक ही एरिया में एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का फ़ायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आज कैबिनेट में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 22 भी है जिस पर कैबिनेट विचार करके मंजूरी दे सकती है। इसके जरिए जो भी कंपनी एनर्जी कंजर्वेशन करती है, सेविंग करती है, उसको कार्बन क्रेडिट के तौर पे इंसेंटिव्स देने का प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ बीएसएनएल का रिवाइवल का प्लान भी आज कैबिनेट के एजेंडे में है। बीएसएनएल और बीबीएनएल का मर्जर जो है ये प्रस्ताव है जिस पर कैबिनेट आज विचार कर सकती है, इसको मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा एक और अहम एजेंडा है वो है 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन से संबंधित। ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क के एक्सपेंशन से के लिए एडिशनल फंड को मंजूरी कैबिनेट दे सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बीपीसीएल की एक कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी है बीपीआरएल, उसको एडिशनल फंड देने का प्रस्ताव है कैबिनेट के सामने और उसके लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जो है उसको कैबिनेट बिल्कुल। चलिए प्रकाश इस बीच जानकारी दे भी रहे थे और नीचे हमें थोड़ा आउटकम भी मिलना उसका शुरू हो चुका है। बीपीसीएल सब्सिडरी बीपीआरएल के लिए अतिरिक्त फंड को मंजूरी मिल चुकी है। गांव में 4G नेटवर्क के विस्तार पर भी मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी थोड़ी देर पहले देखिए प्रकाश जो हमें दे रहे थे इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ यहाँ पर मंजूरी मिलते हुए दिखाई दी है। और इटीना स्वदेश ने जो आपको इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी उस पर मुहर भी लगते हुए दिखाई दी। ग्रामीण क्षेत्र में 4G नेटवर्क के लिए अतिरिक्त फंड को मंजूरी मिली है और इसके अलावा बीएसएनएल की सब्सिडरी के फंड को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो इन तमाम खबरों पर इस वक्त मुहर लगती हुई दिखाई दी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नतीजों की ही। श्री सीमेंट के भी नतीजे कल आने वाले हैं। एक बार समझ लेते हैं शरद से कि श्री सीमेंट के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। शरद बताइए। फोकस में है श्री सीमेंट और यहाँ पे आप देखेंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे सेल्स की एस्टिमेशन है कि लगभग 16% का ग्रोथ देखा जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर पड़ेगा, लगभग 800 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो है गिरावट का एक्सपेक्टेशन है 20.6% का मार्जिन्स में। और इवन आपके बॉटम लाइन नंबर्स पे अब सेल्स वॉल्यूम में लगभग 11% ईयर ऑन ईयर पे जो है ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहेगा। और ब्लेंडेड रियलाइजेशन में भी तो अच्छी एक इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी, लगभग 4 से लेकर 5% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन याद रखिएगा
रहेगा, एबिटा में जो है दबाव ज़रूर पड़ा रहेगा, लेकिन लो बेस के कारण जो है टॉप लाइन नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं। वेरिएबल कॉस्ट में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, क्योंकि ओपेक्स जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होती है उसमें बढ़ोतरी का जो है उम्मीद है। ओवरऑल जो है कंपनी जो है शार्प प्राइस हाइक्स लिए थे, तो उसके कारण रियलाइजेशन में अच्छी जंप मिली है। आगे देखना होगा कि डिमांड आउटलुक कैसा है आगे जाते हुए, और डिमांड के अलावा जो बिजनेस और जो प्राइस हाइक का इम्पैक्ट हुआ है बढ़ोतरी कस्टमर्स के ऊपर, उसका क्या मैनेजमेंट कमेंट्री रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए। बिल्कुल, तो ये अनुमान है श्री सीमेंट के नतीजों से। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए, जुबिलेंट फूडवर्क्स के नतीजों से क्या अनुमान है? और जुबिलेंट फूडवर्क के जो नंबर्स है वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये टाइम अराउंड Q1 FY23 जून क्वार्टर में 41% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मेनली ये ग्रोथ जो ड्राइव करेगी वो है डिलीवरी और डाइन इन सेगमेंट से, बोथ सेगमेंट से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये टाइम कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट नहीं था Q1 FY23 में, तो उसकी वजह से 41% रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सपेक्टेड दिस टाइम अराउंड। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ जो है वहाँ पे 94% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बॉटम लाइन में, और बॉटम लाइन एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 121 करोड़ रुपीस पे वर्सेस 62 करोड़ रुपीस था जो लास्ट ईयर था। मार्जिन्स में स्लाइट बिट इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, 24.6% मार्जिन, EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस 24% लास्ट ईयर। और मार्जिन्स की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन्स में भी ये टाइम अराउंड थोड़े प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स चल रहा था, पर EBITDA मार्जिन्स क्यों इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज है और उसके अलावा प्राइस हाइक्स भी ली थी कंपनी ने, तो उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है EBITDA मार्जिन्स को, और 60 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन्स में। लाइक टू लाइक ग्रोथ की बात करें तो वो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 27% पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉच आउट करने के लिए। और उसके अलावा जो कमेंट्री में वॉच आउट करेंगे कि ऑनलाइन ट्रेंड्स क्या शेप अप हो रहे हैं, टेक अवेज, डिलीवरी, डाइन इन, उसकी डिवीजन क्या हो रही है, डाइन इन में इज इट बैक टू प्री कोविड लेवल्स, उसके अलावा स्टोर एडिशन प्लान्स क्या है और न्यू वेंचर्स क्या देख रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अच्छे नंबर्स रह सकते हैं और नतीजों के पहले स्टॉक करीब 1.25% ऊपर आज कारोबार भी कर रहा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी टीना उस प्रदेश पर जारी रहेगा। नमस्कार।